हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 73 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इधर दिया है और ये सूची 2 है। भारत का जो विदेश नीति वो किस आधार पे है ये बताना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांत पे काम करती है, जिसमें मित्रता एवं शांति सह अस्तित्व मुख्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी विदेश नीति रहा है कि यह साम्यवाद का हमेशा अवरोध करेगा, साम्यवाद को विस्तृत नहीं होने देगा, उसको ज़्यादा बढ़ने फलने फूलने नहीं देगा, उसके विरोध में हमेशा रहा है, गतिरोध पैदा करता रहा है, अर्थात ये हमेशा चीन और रूस के खिलाफ ही रहा है। अगला है कि सोवियत संघ का जो है साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के सिद्धांत पर मैत्रिक सहयोग इसका है। चीन का आप लोग जानते ही है सैनिक शक्ति और साम्यवाद, तो ये इसका कूट है जिनकी सहायता से आप आंसर को कर सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका पहला ए का तीसरा, तो ए का तीसरा आपका 3 ऑप्शन सही होगा, एक आप मिलान कर लेंगे तो आपका ये आंसर सही चला जाएगा। ए का तीसरा, भारत का मित्रता एवं शांति सपूर्ण अस्तित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिलान हो जाएगा साम्यवाद का अवरोध, सोवियत रूस का हो जाएगा समाजवादी अंतर्राष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्रिक सहयोग, और जो डी है चीन, उसका मिलान हो जाएगा सैनिक शक्ति और साम्यवाद। आगे देखते हैं इसका व्याख्या है फ्रेंड्स, किसी देश की विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ सिद्धांतों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है। भारत अपनी विदेश नीति में मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर बल देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध, सोवियत रूस समाजवादी अंतर्राष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्रिक सहयोग, जबकि चीन सैनिक शक्ति और साम्यवाद विदेश नीतियों को लागू करता है। आगे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो सकता है, आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। आपका इधर सूची 1 है, 2 है। अब जयप्रकाश एक तरफ है इनके विचारक और एक तरफ है जो विद्वान है और उनके विचार है, तो आपको इनसे मिलान करना है। जैसे जयप्रकाश नारायण, तो आपको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति और दल विहीन प्रजातंत्र से इनका संबंध रहा है, इन्होंने दोनों सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। जो राम मनोहर लोहिया है, इनका हो जाएगा तीसरे से चौखंबा राज्य की व्यवस्था जो है इनका मुख्य ये दिए हैं, प्रतिपादित किए हैं। इसके बाद है आपका ये जयप्रकाश नारायण का तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 देखिए आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। पहले से ही आप मिलान कर लेंगे, तीसरा जयप्रकाश नारायण ए का चौथा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बचा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो इनका तीसरा हो गया। अब जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू का पहला हो जाएगा हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है, ये जो उनका है। जे.एस. मिल का जो है कथन क्या है, जे.एस. मिल आत्म विषयक एवं पर विषयक कार्य इनका रहा है। तो व्याख्या देख लेते हैं। दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध जयप्रकाश नारायण तथा एम.एन. राय से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य की व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है: ग्राम, मंडल, राज्य और केंद्र। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है। उपयोगितावादी विचारक जे.एस. मिल आत्मविषयक और पर विषयक कार्य की व्याख्या करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मून के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, मूने के अनुसार
स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 है सूचनात्मक, ऑप्शन 2 है परामर्शकारी, ऑप्शन 3 है पर्यवेक्षात्मक, ये सभी। तो जो 3 का आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। यह सभी क्या है, स्टाफ कार्य के 3 पक्ष हैं तीनों। व्याख्या देख लेते हैं। मूने के अनुसार लाइन प्रबंधन को कार्यों के करवाने का प्राधिकार होना चाहिए, साथ ही सलाह व सूचना देने में वे स्टाफ की भूमिका को भी समझाते हैं। स्टाफ कार्यवाही के व्यक्तित्व का विस्तार है। मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? सूचनात्मक, परामर्शकारी तथा पर्यवेक्षणात्मक होते हैं। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका व्याख्या दिख गया है पहले। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? कितने सदस्य भाग लेते हैं? सभी सदस्य, सिर्फ वंशानुगत पीयर, सिर्फ कानूनी सदस्य, सिर्फ आध्यात्मिक जो पीयर होते हैं वो। तो आंसर आपको दिख गया है, तीसरा सही हो जाएगा, सिर्फ कानूनी सदस्य। व्याख्या देख देते हैं। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय कोई भिन्न संस्था नहीं है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय कोई भिन्न संस्था नहीं है, बल्कि सन 1876 के अधिनियम के तहत लॉर्ड सभा अपने कानूनी सदस्यों के साथ न्यायिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करती है। इस रूप में लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम व अपरिवर्तनीय होते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। ऑप्शन 1 है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, ऑप्शन 2 है आयरलैंड के संविधान की उद्देशिका का, ऑप्शन 3 है संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र का, ऑप्शन 4 है 1789 ईस्वी की फ्रांस क्रांति के घोषणा पत्र का। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का है। 4 आंसर सही हो जाएगा। जब एक क्रांति हुई थी फ्रांस की क्रांति, तो उसी समय ये नारा दिया गया था। 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जिसने जनता को अपने अधिकार को पाने के लिए संगठित किया तथा सत्ता परिवर्तन कर जनरल असेंबली का शासन स्थापित किया। इस क्रांति का सूत्रवाक्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अतः कथन जो 4 है वो सही होगा। आगे देखिए 6 नंबर, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है ये आपको बताना है। लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्रता समझौता है। लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्रता समझौता है, जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संविदा है। जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है या समझौता है। लॉक समुदाय को नगर शक्ति प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में या रूसो की समझौता में व्यक्ति समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। व्यक्ति जो संविदा होता है व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो ये भी कथन ठीक है। अगला है 3 नंबर, लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। लॉक के जो संविदा है जो समझौता है उसमें व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है, अर्थात उसके अधिकार को दे दिया जाता है जब संविदा होता है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है दोनों के बारे में जो कहा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। लॉक का समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का समझौता
दार्शनिक विचारों से संबंध है। लाक पूर्णतया स्वतंत्र समझौतावादी है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लाक समुदाय को नगर शक्ति प्रदान करता है और वह संविदा में व्यक्तियों के अधिकार को सुरक्षित रखने का पक्षधर है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का अधिकार का अवसान हो जाता है। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन 1 है, नव उपनिवेशवाद प्रभात क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? तो पहला आंसर ऑप्शन है जो वो कह रहा है कि नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं ये आधुनिक साम्राज्यवाद है। नव उपनिवेशवाद में यह शक्तिशाली राष्ट्र से है और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपयुक्त व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी सही है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। जो नव उपनिवेशवाद है वह कहीं ना कहीं एक जो साम्राज्यवाद है उसी का एक आधुनिक रूप है। इसमें क्या किया जाता था, किसी देश पे कब्जा कर कर उसके जो संसाधन है उन संसाधनों का दोहन किया जाता था, तो उसी को नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई है। मतलब वो क्षेत्र जिस देश पे हमारा कब्जा होता था वहाँ की जो पूरी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, कहीं न कहीं जो कब्जा करने वाला क्षेत्र था, जो देश था जो कब्जा करता था जो दूसरे देश पे, उसको अपना क्या करता था कि बाजार बना लेता था, व्यापार का बाजार पूरा बना लेता था, उसको एक प्रकार से अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए एक क्षेत्र बना लेता था, तो उसको नाम दिया गया उपनिवेशवाद। अपने सामान को वहाँ बेचेगा, वहाँ से कच्चे माल को लेगा, तो ये उपनिवेशवाद का नव उपनिवेशवाद का एक तर्क था, यही एक बात थी। व्याख्या देख लेते हैं। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसे आधुनिक साम्राज्यवाद भी की संज्ञा दी गई है। इसे आधुनिक साम्राज्यवाद की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है नव उपनिवेशवाद में। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, औपचारिक परीक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? औपचारिक परीक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है, प्रवेश पूर्व परीक्षण, अभिनय करण परीक्षण, सेवाकालीन परीक्षण, ये सभी। तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ये सभी। व्याख्या देख लेते हैं। औपचारिक परीक्षण का अर्थ एक व्यवस्थित और नियोजित रूप में कर्मचारियों को विभागीय काम सिखाना है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों को अधिक कार्यकुशलता से निभा सकें। औपचारिक परीक्षण के 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। औपचारिक परीक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, जो हैं प्रवेश पूर्व परीक्षण, अभिनवकरण परीक्षण, सेवाकालीन परीक्षण। तो दोस्तों ये औपचारिक एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब जिसको एक नियम के तहत किया जाता है, कोई काम करना है तो उसके लिए एक नियम है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाता है, तो उसको बोला जाता है कि वो औपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब होता है कि उसी तरह बिना नियम कानून का कोई हो जाए। जैसे अगर हम स्कूली शिक्षा ले रहे हैं तो वो औपचारिक शिक्षा हो गया। अब जैसे मम्मी पापा जो शुरुआत में सिखाते हैं वो एक अनौपचारिक एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया। तो वहाँ पे ये बात रखेंगे, जब हम कोई नियम कानून व्यवस्थित ढंग से नियोजित ढंग से कोई काम करते हैं तो उसको बोला जाता है औपचारिक, और जब बिना नियोजित किया जाता है तो उसको बोला जाता है अनौपचारिक। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये 2 वर्ड आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है?
अधिकार क्षेत्रों का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां या सभी। तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। व्याख्या देख लेते हैं। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। लोक प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता का रक्षा करना है। लोक प्रशासन पर नियंत्रण की दशा अधिकार क्षेत्र का अभाव, लोक प्रशासन पर नियंत्रण की दशा अधिकार क्षेत्र का प्रभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग तथा प्रक्रिया संबंधी त्रुटि है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? ब्रिटिश युग में कौन प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? तो आपका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है एचिसन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग, एलिगटन आयोग। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि आंसर 3 सही हो जाएगा, माउंटबेटन आयोग। जो माउंटबेटन आयोग है वो प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं है, बाकी के सब तीनों क्या हैं? प्रशासनिक सुधार हैं। माउंटबेटन योजना जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय लाया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता कह सकते हैं मिली थी, और इसी के बाद ही क्या हुआ, भारत का विभाजन भी हो गया था। तो ये सब तथ्य आपको याद होगा। आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराया जाएगा इसी से संबंधित। ब्रिटिश युग में प्रशासनिक सुधार हेतु एचिसन आयोग जो 1886 में आया था, एलिगटन आयोग 1912 में, ली आयोग 1923 जो है का गठन किया गया था, जबकि माउंटबेटन योजना 1947 में भारत विभाजन के लिए बनाई गई थी। आगे देखते हैं। लाइसा बर्निन ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? लाइसा बर्निन ने टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य है, स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना, और 4 ऑप्शन है आपका सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा दोस्तों। आइसा बर्निन ने टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? तो वो आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना, यह उसने नहीं प्रतिपादित किया है। बाकी के तीनों तथ्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। आइसा बर्निन ने अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता को 2 स्वतंत्र मूल्य माना है, जिसमें स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है, राज्य नकारात्मक स्वतंत्रता का रक्षक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है। बर्निन ने सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं माना है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। वैधानिक अधिकार का सिद्धांत किसने दिया है? क्या हाब्स, बेंथम, हेगल, रूसो ने दिया है? तो ऐसा नहीं है, उसमें हाब्स का नाम सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत जॉन लॉक, मिल्टन और मिल है, तो ये भी गलत है, सही सुमेलित नहीं है। अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत एडम बर्कर, सर हेनरी मैन, सेगविनी ने दिया है, तो ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ए मिलान सही है। और अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत लॉक, मार्क्स, लेनिन, तो ए नहीं है, यहाँ पे लेनिन का भी है, तो ये सब अलग है, मार्क्स भी अलग है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया है उनमें मुख्य रूप से हैं एडम बर्क, सर हेनरी मैन, सेगविनी, तो ये तीनों सही है, ए मिलान सही है, तीसरा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए युग में तीसरा युग्म सही है।
अर्थात अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडम बर्ग, हेनरी मेन, सेंगवी से संबंधित है, जबकि वैधानिक अधिकार हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन से एवं अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत कांट एवं ग्रीन का है। आदर्शवादी सिद्धांत किसका है? तो कांट एवं ग्रीन का है। अधिकार का समाज कल्याण सिद्धांत जो दिया गया है वे बेंथम, मिल, लास्की एवं रास्को पाउंड द्वारा है। तो ये आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि कहीं मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये कथन सही है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने छुआछूत के लिए क्या किया नामक ग्रंथ लिखा है। ज्ञान गंगा की वे असीम थाती मानते थे। संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो गलत बताना है, तो इसमें गलत आप देख लेंगे, चौथा ही आपको दिख रहा है, नहीं पूछा है, जबकि उनका रुचि था, उन्होंने संविधान को मानते थे और संविधान का निर्माता भी वही हैं। उन्हीं को कहा जाता है कि वो भारत के जो है आधुनिक भारत के मनु कहे जाते हैं। और प्राचीन काल में जो मनु है वो आधुनिक काल में कौन मनु है? तो वो BR अम्बेडकर हैं। तो ये कथन गलत है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक ग्रंथ लिखा है। उनका एक ग्रंथ और आपको मिल गया, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है, ये उनका ग्रंथ है। ज्ञान गंगा की वे असीम थाती ही मानते थे। ज्ञान गंगा की वे असीम थाती मानते थे। ठीक है, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? दोस्तों, आप जब पेपर देने जाएंगे तो नहीं वाले पर ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है तो आप पहले ये कर लेंगे कि कौन उससे संबंधित है, कार्ल मार्क्स से कौन कौन संबंधित है, उसको आप अलग कर लेंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या किसी भी विचारक से संबंधित जब नहीं पूछे, क्वेश्चन में नहीं रहता है, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नहीं अधिकांश कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय, और हम गलतियां कर बैठते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, पहला ऑप्शन है, हेगेल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। हेगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, ये कहना है किसका? कार्ल मार्क्स का। तो दोस्तों, एक वाला कथन सही है, उन्होंने ये प्रतिपादित किया है। आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। तो ये भी कथन इन्हीं के संबंधित है, इनका ये विचार था। तीसरा है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। तो एक कथन कहीं ना कहीं गलत प्रतीत होता है। अगला देखते हैं, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो ए वाला आपका जो 3 है, 1, 2 और 3, ए मतलब इन्होंने प्रतिपादित किया है, लेकिन जो 3 ऑप्शन है वो इन्होंने नहीं प्रतिपादित किया है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 सही हो जाएगा। 3 गलत है। 3 कार्ल मार्क्स ने नहीं दिया है, ये लेनिन ने दिया है। लेनिन ने कहा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्चम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्च अवस्था है या सर्वोच्चम अवस्था है या उच्चतम चरण है, यह कथन लेनिन का है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, यही हमारा गलत है, यही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य को एक ऐसा यंत्र मानता है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स ने कहा है, हेगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। यह कथन लेनिन का है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है या साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्च अवस्था है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश, जैसे यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन 1 है मार्गेन थाऊ, ऑप्शन 2 है पामर एवं पार्किंसन, ऑप्शन 3 है नाइबहर, ऑप्शन 4 है स्प्राउट। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, नाइबहर। नाइबहर ने इस बात को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र कहा है, कहकर प्रदर्शित किया है या संज्ञा दी है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक नाइबहर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र तथा आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। दोस्त, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के माध्यम से आपका जो आगामी टीचर्स का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कोई हो, उसका प्रैक्टिस सेट भरपूर कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो कहीं-कहीं प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं लोग और हम देख रहे हैं 18,000 20,000 रुपये तक ले रहे हैं या किसी में। तो दोस्तों, आप लोग प्रयास करिए कि डेली 10 मिनट 20 मिनट निकाल कर कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। आपका रिवीजन होता रहेगा, आपका इसी तरह रिवीजन होता रहेगा। एक प्रैक्टिस सेट है, बस आपको दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। तो आप जब किताब पढ़ेंगे तो वहाँ से कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ये जैसे दिमाग में आ जाएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिना हम क्वेश्चन किए हमारे दिमाग में जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम कोई भी परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको 100 200 500 1000 क्वेश्चन आने चाहिए। आंसर तो उसके बाद में, पहले हमको क्वेश्चन आने चाहिए कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे और बहुत ज़ोर-शोर से लगे होंगे। इसमें कोई कंजूसी मत करिए, पढ़ाई में जी जान लगा कर पढ़िए। जितना टाइम मिले 15 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा उतना पढ़िए। बस अगर जो वर्किंग वाले लोग हैं वो थोड़ा और एफर्ट करें। जो पढ़ाई पे हैं तो उनको 10-12 घंटे से कम नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो 8 घंटा भी पढ़ाई कर आप निकाल सकते हैं, लेकिन जितना हो उतना कम में आप लगे रहिए, खूब जी जान से लगाइए, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।